हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ आज, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सो आज नया टॉपिक स्टार्टअप करेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले पहली बात, ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है। सो ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स, मेन चीज है। ऑब्जेक्टिव आर द एंड्स टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। सो एक ऐसा आखिरी छोर जहां पर एक्टिविटीज, जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज है, उन्हें क्यों डायरेक्शन दी जाती है, गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। सो ऐसी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसका मेन एम होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना, ठीक है। तो इसके लिए उनको आखिरी में, मतलब एक ऐसा आखिरी पॉइंट जहाँ के लिए सारी चीजों को डायरेक्ट किया जाता है, जहाँ के लिए मैनेजमेंट पूरा तैयार किया जाता है, जहाँ के लिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिपेयर करे जाते हैं, ठीक है। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ या थ्री मेजर कैरेक्टर्स कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहला आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड आता है आपका ऑब्जेक्ट सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड आता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता क्या है। सो मेन जो एम होता है इस ऑब्जेक्टिव का, वो होता है प्रोस्पैरिटी एंड ग्रोथ। ध्यान रखिए, मेन एम क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का, प्रोस्पैरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी भी कीमत पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना। देखो हर एक कंपनी का मेन एम एक ही होता है, जिसका नाम क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन ये भी सच नहीं है, खाली प्रॉफिट पे बिजनेस नहीं चलता, ठीक है। बिजनेस को चलने के लिए कुछ तीन इंपॉर्टेंट हमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो सबसे पहला है सर्वाइवल, इन द सेंस अगर आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, अगर हर ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर या कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर लंबे समय के लिए, ठीक है, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करने का टारगेट तो वहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। So management by taking the positive decisions with regard to the different business activities ensures survival of business for long term in the competitive market, ठीक है। तो बात क्या है कि मैनेजमेंट अगर सरवाइव नहीं कर पाया, ठीक है, अगर बिजनेस के अंदर सरवाइव नहीं कर पाया या कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर लंबे समय तक के लिए नहीं रह पाया, ठीक है, तो वो आगे किसी भी कीमत पे ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट। देखो तभी तो कवर अप हो पाएगा, अगर कॉस्ट ही कवर अप नहीं कर पा रहे तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते किसी मार्केट में, राइट। आगे हम बात करते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो हमें पता ही है कि मेन एम ही प्रॉफिट होता है, ठीक है ना, असेंशियल है। इवन आप कह सकते हो कि प्रॉफिट इज असेंशियल, प्रॉफिट बहुत जरूरी है, चाहे सर्वाइवल की बात हो, चाहे ग्रोथ की बात हो, चाहे बिजनेस के एक्सपेंशन की बात हो, ठीक है ना। प्रॉफिट किस किस के लिए जरूरी है, अभी जैसे हमने बात करी, प्रॉफिट सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है, प्रॉफिट ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, बिजनेस ग्रोथ के लिए, और प्रॉफिट एक्सपेंशन के लिए भी जरूरी है, ठीक है। सो बिजनेस का एक्सपेंशन भी तभी पॉसिबल है अगर बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, या बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, तभी बिजनेस का एक्सपेंशन भी मतलब कि इम्पोर्टेंट है, या फिर तभी एक्सपेंशन हो सकता है। आगे इसी में हम बात करते हैं कि इट इज रिवॉर्ड गिवन टू द बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। सो देखिए प्रॉफिट जो होता है एक तरीके का रिवॉर्ड है, ठीक है, जो किसको दिया जाता है, बिजनेसमैन को दिया जाता है फॉर बियरिंग द रिस्क। तो वो रिस्क जो एक बिजनेसमैन ने बियर करा, उसके बदले क्या हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट, उसी के बदले दिया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ होता क्या है, तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, यही मेन एम होता है उनका, ठीक है। एक्सपेंड करे, एक्सपेंड कब कर पाएगा, जो प्रॉफिट कमा रहा होगा, या सरवाइव कर पा रहा होगा, या कॉस्ट निकल पा रही होगी, ठीक है। तो द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड विद द ग्रोथ रेट, एंड द ग्रोथ इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ सेल। तो देखो मैनेजमेंट एंश्योर ग्रोथ, मैनेजमेंट क्या देखता है, ग्रोथ देखता है। और ग्रोथ कैसे नापी जा सकती है, अगर सेल इंक्रीज होगी तभी तो ग्रोथ नापी जाएगी। अगर हमारी सेल ही बड़ी भी नहीं होगी, ठीक है, तो आप ग्रोथ भी नहीं कर सकते। ग्रोथ भी तभी पॉसिबल है जब आपकी सेल ज्यादा हो रही हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा हो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा हो, एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो रही हो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होते क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का एम होता है प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ। और ग्रोथ कैसे हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके थ्री मेन
यह इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अपने सोशल ऑब्जेक्टिव पर। अब देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। सोशल का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना हम सोशली एक्टिव हैं। सोशली एक्टिव का मतलब यहाँ पर आप फेसबुक, इंस्टा या ट्विटर से नहीं है, या व्हाट्सएप से नहीं है। ठीक है, सो व्हाट्सएप वगैरह के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सोशली और एक मैनेजमेंट कैसे एक्टिव रह सकता है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इट डील विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द सोसाइटी। दे अर्न बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। देखिए जो मैनेजमेंट है वो अर्न भी कहाँ से करता है, मैनेजमेंट अर्न भी कहाँ से करता है, सोसाइटी से अर्न करता है। ठीक है, तो सोसाइटी के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, किसको, मैनेजमेंट को। अगर मतलब सोसाइटी हमारे लिए कुछ कर रही है तो हमें भी उसके बदले उसे कुछ देना पड़ेगा। आप क्या क्या दे सकते हैं, हम क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट है उसे रीजनेबल प्राइस पर कर सकते हैं, दे सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज कर सकते हैं, इकोनॉमिक वेल्थ इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन अच्छी कर सकते हैं हम, ठीक है ना, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज अच्छी कर सकते हैं। एजुकेशन हो गया, ठीक है, हेल्थ हो गया, और क्या कर सकते हैं, अच्छा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक है, इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन ये भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन द सेंस अगर हम छोटी सी बात करें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के पार्ट होते हैं। अगर हम सोसाइटी से कुछ अर्न कर रहे हैं तो हमें भी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करके देना ही पड़ेगा। वी हैव टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। और वो कब पॉसिबल है, जो भी हम सामान बना रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो, रीजनेबल प्राइस का हो, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, इकोनॉमिक वेल्थ अच्छी हो, एजुकेशन हेल्थ प्रोग्राम्स अच्छे चल रहे हो, वोकेशनल ट्रेनिंग चल रही हो। ठीक है, इको फ्रेंडली हो, जितने भी हम इको प्रोडक्शन मेथड है वो इको फ्रेंडली हो। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट दे हम सोसाइटी को, कम्युनिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें। तो यही सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं एक मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सो पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, personal objective is to focus on the diverse personal objective of the people working in the organization, which is needed to reconcile with the organizational objective by giving adequate salary, good working conditions, training and development, etc. तो देखिए इसके अंदर होता क्या है, तो कहता है कि हर इंडिविजुअल रिलेटेड होता है, मतलब हर एक इंडिविजुअल जुड़ा हुआ होता है किससे, ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, सो एम्प्लॉय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे हमने पहले बात करी थी कि ह्यूमन रिसोर्सेज आर द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये तो ग्रेटेस्ट एसेट है, लेकिन इस ग्रेटेस्ट एसेट से काम कराने के लिए ये सेटिस्फाइड होने, मोटिवेट होने बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा आप ये सेटिस्फाइड रहेंगे, एम्प्लॉयज जो हमारे यहाँ काम करते हैं या मोटिवेटेड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, मैक्सिमम हमारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैक्सिमम कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है, ये लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसके बदले आप लोग इन्हें क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये सब कराने के लिए अच्छी सी सैलरी आप प्रोवाइड करें, वर्किंग कंडीशन इनकी अच्छी हो, ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब आप इन्हें डेवलप करेंगे या आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, मतलब जितना भी गुड और हेल्दी एनवायरनमेंट हम बना के रखेंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा हमें भी हेल्पफुल रहेगा। मतलब हम इनकी हेल्प करेंगे तो ये हमारी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर एडुकेट सैलरीज हो गई, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ट्रेनिंग डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल रिकॉग्निशन होनी चाहिए, पीर रिकॉग्निशन होनी चाहिए। पीर रिकॉग्निशन सुना है किसी ने वर्ड, पीर रिकॉग्निशन क्या होती है, पीर रिकॉग्निशन। पीर रिकॉग्निशन से मतलब होता है एक जेन्युइन पार्टिसिपेशन ऑफ एप्रिसिएशन बिटवीन द कोवर्कर्स, एक जेन्युइन पार्टिसिपेशन। जेन्युइन पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, जेन्युइन पार्टिसिपेशन मतलब आप मेरी बात समझो, मैं आपकी बात समझू, ठीक है, मतलब एक दूसरे की दोनों हेल्प करें, टीम वर्क की तरह चले। जेन्युइन पार्टिसिपेशन ऑफ एप्रिसिएशन, और जो बंदा अच्छे से काम करे उसको एप्रिसिएट करा जाए बिटवीन कोवर्कर्स, राइट, इसको बोलते हैं पीर रिकॉग्निशन। सो हमारे हम लोगों ने अभी 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव था ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव था हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा जिसका नाम था पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसको ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं या फिर आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, राइट। होपफुली आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। इसकी छोटा सा एक एमसीक्यूज और केस स्टडी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज और केस स्टडी के साथ इसकी। सो पहली एमसीक्यू है आपकी, राधिका इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर्ड earthen coolers by using environmental friendly method of production, which management objective is discussed। अभी हमने बात करी थी कि इको फ्रेंडली मेथड हम यूज करें प्रोडक्शन के लिए, बात करी थी ना। सो कौन सा ऑब्जेक्टिव है, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव कौन से वाला है? सोशल है, ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल है या पर्सनल है? कौन सा वाला है या कोई सा भी नहीं है? ऑब्जेक्टिव है। सो इनने कहा, सोचा, जो राधिका थी उन्होंने सोचा कि अर्थन कूलर्स बनाए बाय यूजिंग द इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब मिट्टी के एक तरीके से। ठीक है, सो कौन सा मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव है? सोशल ऑब्जेक्टिव है। होपफुली क्लियर है आप लोगों को। सेकंड चलते हैं आपको। Ankita has started a new business of providing organic vegetables and fruits, although she is not having many competitors, but still she is trying to offer goods at a minimum price so that she is able to survive in the market and make sure people with a limited income can also afford her vegetables and fruits. State the two objectives she is trying to achieve. So कौन-कौन से दो ऑब्जेक्टिव हैं जो अंकिता ट्राई कर रही है अचीव करने के लिए? ठीक है, अब देखो अंकिता ने बिजनेस स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का। अब देखो उसका कोई ज्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं थे क्योंकि उसका नया बिजनेस था, लेकिन फिर भी वो मिनिमम प्राइस पर, मतलब कम से कम पैसों में अच्छे से अच्छा गुड्स जो है वो हमें प्रोवाइड करना चाहती थी, एंड सो दैट शी इज एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट, जिससे मार्केट में वो सर्वाइव कर पाए। ठीक है, एंड मेक श्योर पीपल विद लिमिटेड इनकम, और वो ये भी ध्यान रख रही थी कि जिनकी पैसे, मतलब इनकम जो है वो पैसे जो है कम कमाते हैं, ठीक है, वो भी अफोर्ड कर पाए उसके वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को। सो कौन से दो ऑब्जेक्टिव शी इज ट्राइंग टू अचीव? ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल, सोशल एंड पर्सनल, या ऑल ऑफ अबव? सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल की। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आता है? सर्वाइव कर पाए, प्रॉफिट कमाए, ग्रोथ हो। तो ये तो वो चाहती थी, ठीक है, कि वो सर्वाइव कर पाए। ठीक है ना, शी वाज ट्राइंग टू सर्वाइव, शी वाज ट्राइंग टू सर्वाइव इन द मार्केट। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन तो फिट होता है यहाँ पे, एंड मेक श्योर द पीपल विद लिमिटेड इनकम। अब वो आगे लोगों का भी ध्यान रख रही थी, ठीक है, लेकिन पर्सनल, अब लोगों का ध्यान रख रही थी यहाँ पे। पर्सनल का मतलब क्या होता है? पर्सनल का तो मतलब होगा एडुकेट सैलरी वगैरह के लिए हो गया, ठीक है, मतलब सोशली वो लोगों की हेल्प करना चाहती थी। तो अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल दोनों आते हैं इसके अंदर, सोशल पर्सनल भी नहीं आता, ऑल ऑफ अबाउट। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल। होपफुली क्लियर है आप लोगों को। चलते अपने थर्ड एमसीक्यू पे, एमसीक्यू या केस स्टडी जो भी है। So XYZ Power Limited set up a factory for manufacturing solar lantern। so जैसे सोलर की जो लाइट्स होती है, सोलर लाइट्स, ठीक है, so XYZ Power Limited है, उन्होंने सेटअप करी फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सेटअप करी है, ठीक है, और वो सोलर लाइट बनाती है इन अ रिमोट विलेज, एज देयर वाज नो रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द रूरल एरिया। सो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी रूरल एरिया में, उसके लिए उन्होंने क्या करा? सोलर लाइट बनाई, ठीक है, जो सारे छोटे छोटे जो रिमोट एरियाज हैं, ठीक है, उन रिमोट एरियाज में वो फैक्ट्री जो थी वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती थी इनकी, ठीक है। द रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी वाज सफिशिएंट डे बाय डे, सो एज द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू जनरेट हायर सेल्स। ठीक है, अब जो रेवेन्यू आ रहा था या जो प्रॉफिट आ रहा था, वो प्रॉफिट जो था वो सफिशिएंट था, और डे बाय डे उनकी प्रोडक्शन भी शायद अच्छी ही हो रही थी, ठीक है। अब जब प्रोडक्शन अच्छी हो रही थी तो उन्होंने डिसाइड करा कि एक काम करते हैं कि हम अपनी है ना प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि हायर सेल्स होगी। फॉर दिस दे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस, हैज वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज वर अवेलेबल इन दैट एरिया, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा कि वहीं से लोगों को हायर करना चालू कर दिया, मतलब नियर बाय गांव से ही उन्होंने लोगों को हायर करना चालू कर दिया। अब क्या हुआ? अब as the company also decided to provide the training to the employees for updating their knowledge, ठीक है, तो कंपनी ने डिसाइड करा कि हम एक काम करते हैं, हम लोग जो वहाँ के एम्प्लॉयज होंगे हम उनको भी ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। अब ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग से फायदा क्या होगा? जिससे उनकी नॉलेज भी अपडेट हो जाएगी, ठीक है, मतलब उनके लिए पर्सनली भी हेल्पफुल हो जाएगा वो। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव बाय क्वेटिंग द लाइन। अब देखिए आपको ना लाइन क्वाइट कर करके बतानी है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव
कहाँ पर आ रहा है। तो सबसे पहले क्लियर है ना, होपफुली क्लियर है ना आप लोगों को ये पूरा। सो XYZ लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड एक फैक्ट्री है सोलर पैनल की, ठीक है। ये सोलर लाइट्स बनाते हैं, रिमोट एरियाज में मैन्युफैक्चर करना चाहते थे क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अच्छी नहीं थी, तो प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर रहे थे डे बाय डे। तो कंपनी ने डिसाइड करा कि वो हायर सेल्स के लिए, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए वहीं से लोगों को, नियर बाय विलेजेस से लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगे, ठीक है। इसके लिए कंपनी ने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चालू करा जिससे उनकी नॉलेज भी अपडेट हो जाएगी। सो आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड above by quoting the lines. So देखिए लाइंस क्वेट कर करके बतानी है आपको। तो जैसे एक लाइन आपको दिख रही होगी, द रेवेन्यू अर्न वाली जो लाइन है, ठीक है, द रेवेन्यू अर्न बाय द एम्प्लॉय वाज सफिशिएंट डे बाय डे, ठीक है। अब देखिए जो पैसा आ रहा था, मेन बिजनेस के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा आना ही तो चाहिए होता है। सो जो हमारी लाइन है, द रेवेन्यू अर्न से लेकर sufficient day by day, so as the company decided to increase the production to generate the higher sales, ठीक है। so sales increase करने के लिए पैसा तो आ ही रहा था, तो वो और प्रोडक्शन करना चाहती थी, इन द सेंस एक्सपेंशन करना चाहती थी, इंक्रीज प्रोडक्शन इन द सेंस एक्सपेंशन करना चाहती थी, ठीक है। एक्सपेंशन बाय क्वार्टिंग द लाइंस, कौन सा ऑब्जेक्टिव फिट बैठता है इसके अंदर बताइए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्लियर है, क्योंकि एक्सपेंशन होना चाह रही था वो, ठीक है। नेक्स्ट और कोई लाइन जो पता लगा रही हो मैं, एक तो हमारी ये हो गई लाइन सेल तक की। देखिए जब भी एग्जाम में भी करना हो ना आपको तो बहुत ध्यान से करिए। अब जैसे आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है, तो सिर्फ ध्यान ही ऑब्जेक्टिव की तरफ लगाना है कि 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, तीनों में से ही कुछ होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे कोई सी लाइन जो आपको ऐसा लग रहा हो कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव में आ सकती है। देखिए उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एम्प्लॉयमेंट देंगे लोगों को नियर बाय विलेज के, क्योंकि बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी उस एरिया में, तो लोगों की हेल्प करना चाहते थे वो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट देना चाहते थे या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना चाहते थे। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट पीपल जो डिसाइड करा था उन्होंने, एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम नियर बाय विलेजेस एज वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज एरिया वाली लाइन, ठीक है। इसको सिग्निफाई करती है कि सोशली एक्टिव थे वो लोग, राइट। और कोई सी लाइन जो पता लगा रही हो हमें, आगे पता लग रही है। सो उन्होंने क्या करा उन लोगों के लिए, दे प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉयज फॉर अपडेटिंग देयर नॉलेज, हेल्प कर रहे थे, उनकी पर्सनल नॉलेज भी इंक्रीज कर रहे थे। सो प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, सो प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग जो लाइन है अप टू द नॉलेज, इसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्टिव आता है आपका, इसके अंदर आता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सो तीनों ऑब्जेक्टिव हमारे कवर अप होते हैं। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। कोई डाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर 3 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने पढ़े अभी तक, जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। होपफुली आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं आगे। अगर यहाँ तक आप लोग को क्लियर है तो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ, राइट। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसने फीचर्स बहुत अच्छे से पढ़े थे उन लोगों को इंपॉर्टेंस और आसानी से समझ में आएंगे। तो पहली इंपॉर्टेंस है अचीविंग द ग्रुप गोल्स। तो उसके अंदर भी हमने सबसे पहले पढ़ा था ना, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, ठीक है। तो अचीविंग द ग्रुप गोल्स, सबका एक ही गोल होता है, या मतलब मैनेजमेंट का मेन एम है क्या, गोल्स अचीव करना, यही तो मेन एम होता है मैनेजमेंट का, ठीक है। सो मैनेजमेंट का मेन एम है गोल्स को अचीव करना, ठीक। सो मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब मैनेजमेंट क्या करती है कि एक इंडिविजुअल बंदा, एक कोई भी ये इंडिविजुअल बंदा है, इसको जो कॉमन गोल है, कॉमन गोल क्या है हमारा, एक ही तो कॉमन गोल है, और कॉमन गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसी को तो अचीव करना चाहती है, तो इसको अचीव करने के लिए ही तो हर एक इंडिविजुअल को एक कॉमन गोल की तरफ धकेला जाता है, ठीक है। सो मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम वर्क, मैनेजमेंट चाहती क्या, मैनेजमेंट करती है टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन इन द ग्रुप, कोऑर्डिनेशन जिससे हार्मनी बनी रहे, क्योर्स ना हो, लड़ाइयां ना हो, ठीक है।
So manager give common direction to the individual efforts in achieving the overall goals of the organization. So एक individual को एक aim दिया जाता है और aim क्या होता है वो common goal. Common goal क्या है हमारा organizational objective. क्लियर है? सो जितनी भी मैनेजमेंट एक्टिविटीज होती है ये सारे मैनेजमेंट एक्टिविटीज का एक ही काम होता है जिसका काम होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना. होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल या अचीविंग द ग्रुप गोल्स. ठीक है. सो हर इंडिविजुअल का एक ही एम होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना. नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड है इंपॉर्टेंस इसको बोलते हैं कि मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. अब मैनेजमेंट एफिशिएंसी एफिशिएंसी का मतलब हम लोगों ने बहुत सबसे स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छे से समझाया था. एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है doing the right task in a right way with minimum cost with optimum utilization of resources. So management try करती है या management increases the efficiency by using the resources in the best possible manner to reduce cost and increase productivity. ये वाली लाइन हम कई बार रिपीट कर चुके हैं. ठीक है. तो मैनेजमेंट क्या चाहती है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो. ठीक है. प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी अगर वेस्टेज क्या होगी मिनिमम वेस्टेज हो. प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी ठीक है मिनिमम वेस्टेज से. तो वेस्टेज तो हो कम से कम. ठीक है. दूसरी बात अब ये मिनिमम वेस्टेज कब होगी अगर हम एफिशिएंटली मतलब एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों से काम करेंगे तो हमारी वेस्टेज कम हो जाएगी. राइट. और अगर जो हमारा जो मतलब कि हम लोगों ने प्लान कर रखा है ये जो हमारे मैनेजरियल फंक्शंस है अगर हम उन्हें बहुत आराम से चलाएं. ठीक है. इफेक्टिवली चलाएं जितने भी हमारे मैनेजरियल फंक्शंस हैं. अब मैनेजरियल फंक्शंस कौन कौन से थे हमने बताया आपको प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग. ठीक है. अगर हम इन्हें इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अगर हम इन्हें चलाएं ठीक है तो हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं. तो पहली इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी अचीविंग द ग्रुप गोल्स कि अकेले कभी कुछ काम नहीं होगा बिना टीम वर्क के कुछ काम नहीं हो सकता. ठीक है. हर इंडिविजुअल का एक ही कॉमन डायरेक्शन होती है या एक ही गोल होता है या कॉमन गोल होता है जिसका नाम होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ठीक है. दूसरा हमने पढ़ा इंक्रीज एफिशिएंसी. थर्ड हम पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं जो मैनेजमेंट होता है इट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. डायनामिक का मतलब होपफुली आप लोग को याद होगा डायनामिक का मतलब होता है चेंज. दोबारा बता देते हैं डायनामिक का मतलब होता है चेंज. ठीक है. देखिए डायनामिक का मतलब होता है चेंज. तो हमने बताया था कि मैनेजमेंट को जितने भी चेंजेस एनवायरनमेंट में होते हैं उन्हें अडेप्ट करना जरूरी होता है फॉर द सर्वाइवल इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट. ठीक है. सो मैनेजमेंट हेल्प्स द एम्प्लॉइज overcome their resistance to change and adapt as per the changing situations to ensure its survival and growth. अभी हमने यही लाइन बोली. ठीक है. सो ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए हमें चेंजेस को अडेप्ट करना जरूरी होता है. ठीक है. सो मैनेजमेंट तभी काम कर पाएगा अगर वो मतलब मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन कर पाएगा अगर चेंजिंग सिचुएशंस को अडेप्ट कर पाएगा. ठीक है. अगर चेंजेस सिचुएशन अडेप्ट नहीं कर पाएगा तो एक लेवल के बाद वो कॉम्पिटिटिव मार्केट से बाहर हो जाएगा. ठीक है. सो फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल चेंजेस इज मस्ट. ओके. नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं. मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव. सो पर्सनल ऑब्जेक्टिव कैसे हेल्प करता है. सो एन एफिशिएंट मैनेजर जो होता है वो क्या करता है मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी लेकर आता है. मतलब अपने साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ साथ वो किस चीज का ध्यान रखता है कि जो मेरे यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका भी पर्सनली हेल्पफुल हो. राइट. मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं उसको भी कुछ डेवलपमेंट हो उसका भी ट्रेनिंग हो. ठीक है. तो जब तक हम उसके लिए नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए क्यों करेगा. राइट. सो मैनेजमेंट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू अचीव देयर पर्सनल गोल्स व्हाइल वर्किंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. अब पर्सनल गोल क्या होता है एक बंदा जो एम्प्लॉयमेंट मतलब काम कर रहा है उसका मेन काम क्या मतलब पर्सनल अचीवमेंट क्या होगा कि उसको एडुक्वेट सैलरी मिलती रहे. राइट. एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले उसे और वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो उसकी. ठीक है. तो अगर उसके लिए ये सारी चीजें अच्छी होंगी तो उसका भी मेन फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होगा और जिसका नाम होगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. बंदा ऑर्गेनाइजेशन के लिए तभी सोचेगा जब आप मैनेजमेंट उसके बारे में सोचेगा. ठीक है. तो एक एफिशिएंट मैनेजर वो होता है जो
प्रोस्पैरिटी लेकर आए बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ठीक है। सो मैनेजर क्या करता है, मैनेजर दोनों के लिए हेल्प करता है, मतलब मैनेजर को ऐसे काम करना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को भी अचीव कर पाए और जो इंडिविजुअल काम कर रहा है उसके पर्सनल गोल को भी अचीव कर पाए, और दोनों के गोल को एक सिंगल डायरेक्शन में लेके जाए। उन दोनों का एक ही कॉमन डायरेक्शन होना चाहिए, और उस कॉमन डायरेक्शन का नाम क्या है, या कॉमन गोल क्या है उनका, उनका कॉमन गोल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो एम्प्लॉइज कैन अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग मोर, एम्प्लॉय भी तो तभी काम मतलब ज्यादा कमा सकता है जब ज्यादा हमारे लिए कमाएगा, सो मैनेजमेंट के लिए कमाएगा तो खुद के लिए भी कमाएगा, राइट। सो दोनों की हेल्प करने के लिए मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी क्या है, मतलब अगर हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगे, सोसाइटी जैसे अभी हमने सोशल ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा, ठीक है, कि हमें सोसाइटी के लिए भी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि सोसाइटी हमारे लिए करती है तो हमें भी सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़ेगा। सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज निकालो, जितने भी नई नई टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं वो अडॉप्ट करो, ठीक है। तो जितना भी अगर हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो वो उसका पूरा कंट्रीब्यूशन, अगर हमारी जो मैनेजरियल एक्टिविटीज है, अगर हमारी मैनेजरियल एक्टिविटीज से हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो हमारी जीडीपी भी इंक्रीज होगी। जीडीपी होपफुली आप लोग को पता होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। सो जीडीपी में भी एक कंट्रीब्यूशन मतलब कंट्रीब्यूटेबल पार्ट होता है किसका, प्रोडक्शन के इंक्रीज होने का, राइट। और अगर जीडीपी इंक्रीज होगी तो नेशन भी इंक्रीज होगा, राइट। सो एक सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। खराब क्वालिटी का सामान पहुंचाएंगे तो हार्डली एक टाइम के बाद वो प्रोडक्शन खत्म ही हो जाती है। ये थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जो हमने आज पढ़ी है, राइट। हम लोगों ने मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पढ़ी। अब मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। सेकेंड हमने पढ़ा इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी and it creates a dynamic organization. It helps in achieving the personal objective and it also helps in the development of the society. So ये हमने कुछ importance पढ़ी, हमने objectives पढ़े मैनेजमेंट के। अब हम इसकी अगर केस स्टडी या छोटा सा एमसीक्यू पोर्शन होता है तो इसका वो एमसीक्यू पोर्शन या केस स्टडी पोर्शन छोटा सा अगर है तो उसको कवर अप करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी एमसीक्यूज के साथ। तो पहला एमसीक्यू है आपका, on the introduction of any change in the organization, all employees hesitate to accept changes. Manager convince the employee and guide them to adopt the changes willingly. This is related to which importance of management? तो देखिए जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस आ रहे थे, जितने भी एम्प्लॉयज थे वो थोड़े हेजिटेट कर रहे थे उस चेंजेस को एक्सेप्ट करने में, ठीक है। लेकिन जो मैनेजर था, मैनेजर ने वो कन्विंस करा लोगों को, गाइड करा कि अगर हम चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो कौन सा मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस यहाँ पे रिलेट हो रहा है बताइए, अचीविंग द ग्रुप गोल्स, अचीविंग इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, it creates a dynamic organization, it achieving the personal objective. So dynamic changes की बात हो रही है, और डायनामिक का मतलब मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन करा था, डायनामिक का मतलब क्या होता है, चेंज, ठीक है। तो चेंज हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए बहुत नेसेसरी होता है या बहुत मैंडेटरी होता है, ठीक है। क्लियर है, होपफुली आप लोग को क्लियर है पहले एमसीक्यू। सेकेंड एमसीक्यू पर आते हैं। हमारा सेकेंड एमसीक्यू है, एबीसी लिमिटेड इज रनिंग अ चेंज ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट इन इंडिया। सो एबीसी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, वो एक चेन रन कर रही है, फास्ट फूड चेन है उनकी। द बिजनेस वाज फ्लरिशिंग बट ओवर लास्ट 2 years they observed that revenue and the profit is declining. सो बिजनेस जो था वो आराम से चल रहा था, लेकिन लास्ट 2 years से उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो रेवेन्यू है और जो प्रॉफिट है वो थोड़ा डिक्लाइन हो रहा था। The management observed that with the entry of the new fast food chain across the world, the people are shifting to these restaurants. So the management planned to add new variety of food items in their menu so that they sent their efficient employees abroad for training and imported machines to maintain the quality of food. Okay, the company makes sure only the fresh food is served to the customer so that at night they distribute leftover food in nearby slum area.
To increase the profit margin, the supervisor take special care that their minimum wastage and maximum utilization of resources. Identify the 3 important points of importance from the above para by quoting them. So hopefully आप लोगों को कहानी समझ में आई होगी. तो ABC लिमिटेड है, एक फास्ट फूड रन करते हैं, रेस्टोरेंट रन करते हैं ये, ठीक है. और जो बिजनेस था वो 2 साल से ज्यादा अच्छा नहीं जा रहा था, ठीक है. तो इसकी वजह क्या मानी इन्होंने कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो फास्ट फूड्स हैं वो फास्ट फूड कुछ ज्यादा चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो काम है वो थोड़ा खराब हो गया है. तो उन्होंने सोचा कि हम नई वैरायटी ऑफ फूड आइटम अपने मेन्यू में डाल देते हैं. इसके लिए उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को अब्रॉड भेजा ट्रेनिंग के लिए और वहां से कुछ मशीन्स इंपोर्ट करवाए, ठीक है. अब इन्होंने ये डिसाइड करा कि हम सिर्फ फ्रेश फूड ही सर्व करेंगे कस्टमर्स को, और जो भी रात को बच जाएगा फूड उस स्लम एरिया में गरीब लोगों में उसे बांट देंगे. सो टू इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन सुपरवाइजर टेक स्पेशल केयर, मतलब जिससे कि प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो तो सुपरवाइजर ने एक स्पेशल ध्यान दिया इन बातों पर और सोचा कि मिनिमम वेस्टेज हो, कम से कम वेस्टेज हो और प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो किस चीज का, रिसोर्सेज का. सो 3 इंपॉर्टेंस क्या पता लग रही है. तो पहली बात तो हमें इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, 3 इंपॉर्टेंस बतानी है. अचीविंग द ग्रुप गोल्स था, एफिशिएंसी इंक्रीज करना था, डायनेमिक चेंज था, ठीक है. और क्या था, अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव था और सोसाइटी की डेवलपमेंट था, ठीक है. तो हमने ये 5 पॉइंट पढ़े थे. अब हमारे इसके अंदर कौन कौन सी लाइन है जो फिट हो रही है इंपॉर्टेंस से रिलेट करके. तो सबसे पहले देखिए, मैनेजमेंट ने प्लान किया था कि वो क्या करेंगे कि अपने उस मतलब मेन्यू के अंदर न्यू वेराइटी ऑफ फूड आइटम को एड अप करेंगे, राइट. सो उन्होंने नई वेराइटी ऑफ फूड आइटम के लिए एड अप करा था, मतलब कुछ चेंज चाहते थे, है ना. सो दे प्लान, पहली लाइन अगर हम बात करें पहली लाइन की, सो मैनेजमेंट ने प्लान किया था, मैनेजमेंट प्लान वाली जो लाइन है आपकी ये वाली, द मैनेजमेंट प्लान टू एड न्यू वैरायटी इन देयर फूड मेन्यू, ठीक है, फूड मेन्यू तक. सो कुछ चेंज चाहते हैं, चेंज किसके अंदर होता है, डायनामिक नेचर डिनोट करता है यहाँ पर, राइट. सो डायनामिक मतलब मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, चेंजेस चाहते हैं, राइट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस अगर हम कुछ ढूंढे तो उस इन्होंने क्या किया था, उसके लिए उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग के लिए भेजा, ठीक है. सो देर सेंड देयर एम्प्लॉयज अब्रॉड फॉर द ट्रेनिंग, एफिशिएंट एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड भेजा, ठीक है. दे सेंड देयर एफिशिएंट एम्प्लॉयज टू अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग. So they sent efficient employees for training, right. So इसके अंदर कौन सा वाला हमारा फंक्शन आता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव. सो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को हेल्प करने में अचीव करा, हेल्प्स इन पर्सनल ऑब्जेक्टिव. एक और अगर हम सर्च करें लास्ट, सो सुपरवाइजर ने क्या किया था, सुपरवाइजर ने स्पेशल ध्यान रखा था जिससे कि वेस्टेज कम से कम हो और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो. सो यहाँ पे एफिशिएंसी इंक्रीज करी है ना. सो सुपरवाइजर वाली जो लाइन है आपकी से लेकर रिसोर्सेज तक. सो यहाँ पे थर्ड पॉइंट के अंदर अगर हम बात करें सो इंक्रीज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का मतलब यही तो होता है, मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. होपफुली आप लोगों को सारे केस स्टडी जो हमने पढ़ी या 2 हमने टॉपिक जो कवर अप करे जिसमें इंपॉर्टेंस और आपकी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हमने कवर अप किया है, होपफुली आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट कवर अप करेंगे. उससे पहले तक आप यहाँ तक पढ़ के रखिए. हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेचर ऑफ मैनेजमेंट कवर अप करने की कोशिश करेंगे कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट और आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दोनों पोर्शन कवर अप कर पाए. होपफुली आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए. बाकी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को. ओके देन, बाय.